Hi everyone, welcome back to the amazing platform of V2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. We are back with the series of हिंदी जंतु ऊतक, जिसमें हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं आज, दैट इज अबाउट संयोजी ऊतक। पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था बेटा उपकला ऊतक का, दूसरा लेक्चर आज करने वाले हैं अबाउट संयोजी ऊतक। चलिए स्टार्ट करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि हमारी बॉडी में बेटा टोटल 4 तरह की टिश्यूज होती हैं, 4 तरह की ऊतक पाई जाती है। पहले का नाम हमने रखा था उपकला, जिसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है कि सरल और संयुक्त उपकला होती है। दूसरा आज करने वाले हैं संयोजी ऊतक, जिसके बारे में मैंने बेसिक आपको एक काम बताया था कि बेटा कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही होता है किसी चीज को कनेक्ट करना। तो पहले बेसिक बात करते हैं इसके बारे में कि बेटा ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये करती क्या है, ये चीजों को कनेक्ट करती है। जैसे बच्चे, जैसे आपकी हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करना है, ऐसे तो नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई है, तो इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। चलो और क्या कनेक्ट करेंगे बेटा, मान लो ये हड्डी है तो ये मूवमेंट कैसे हो रही है, यहाँ पे मसल लगी हुई है, ये आपकी हड्डियां, ये आपकी मसल है, पेशियां हैं जो कि इससे चिपकी हुई है। अब मेरा ब्रेन इस पेशी को ही तो मैसेज भेज रहा है संकुचन और शिथिलन के लिए, तो ये जब संकुचन करेगी तो ये इतनी तेज यहाँ पे चिपकी है कि इसको लेके साथ में आ जाएगी, तो इसको भी तो हमें इससे चिपकाना पड़ेगा, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे कनेक्ट मसल टू बोन, बोन को पेशियों से भी कनेक्ट करती है, और तो और बेटा आपकी जो बोन है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी जो अस्थियां हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। इनफैक्ट आपका जो ब्लड है, रक्त है, वो भी सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू ही है एक टाइप का। तो बच्चे आपका ब्लड वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया था कि कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट करना, और हमारी बोन, हमारा ब्लड, ये सब कुछ कनेक्टिव टिश्यू है, और बाकी कनेक्शंस भी चल रहे हैं बॉडी में। तो क्या बेटा यहीं से तुमको पता चल गया कि भाई कनेक्टिव टिश्यू तुम देख रहे हो, तुम्हारी हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू है, तुम्हारा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये कितनी ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है अपनी बॉडी में। तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू की कुछ कॉमन बातें लिखेंगे, जनरल बातें लिखेंगे। चलिए हिंदी में लिखते हैं, सो सॉरी, नाराज हो जाते हो फिर तुम लोग, मैम आप हिंदी में नहीं बताते हो। लिखो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक बेटा आपके शरीर में बहुतायत पाया जाता है। मतलब अगर आपको चारों टिश्यू का नाम देके क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में कौन सा टिश्यू है, तो वो है संयोजी ऊतक। ऐसे ही लगा लो पूरा ब्लड, पूरी हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो हो गया ना सबसे ज्यादा। अब बहुतायत तो है, दूसरी बात आती है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। उत्पत्ति के बारे में बेटा, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है या मीसोडर्म से हुई है या एंडोडर्म से हुई है। तो बच्चे संयोजी ऊतक की उत्पत्ति हुई है मीसोडर्म से। कहां से? मीसोडर्म से, ठीक है। संयोजी ऊतक के बेसिक आपको काम भी पता चल गए। अब अपने को क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है कि जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, संयोजी ऊतक की बात करेंगे, अपने दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए। क्या क्या? खीर बनानी है अपने ने, पहले तो अपन एक बेस लेंगे, खीर के लिए दूध लेंगे, उसमें शक्कर और चावल डालेंगे। तो बेटा अपने को पहले एक बेस लेना है, ठीक है, यानी कि बेटा अपने को लेना है आधारी पदार्थ। पहला क्या लेना है बच्चे? आधारी पदार्थ। और इस आधारी पदार्थ के अंदर आप रिलीज कर दोगे बड़ी सारी कोशिकाएं। जैसा संयोजी ऊतक होगा उसके हिसाब की कोशिकाएं डाल देना। तो दूसरा आपके पास क्या आ गया बेटा? कोशिकाएं, ठीक। और तीसरा आता है बेटा, थर्ड आता है कि इसके अंदर आपने कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर छोड़ रखे हैं जिसको आप तंतु कहते हो, फाइबर्स कहते हो। तो इसके अंदर तीसरा सामान आता है बेटा हमारे पास तंतु, ठीक है, तंतु, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्टिव टिश्यू की बात हो, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ जाना चाहिए?
एक आधारी पदार्थ मतलब मैट्रिक्स, दूसरा कोशिकाएं मतलब सेल्स, और तीसरा तंतु यानी कि फाइबर्स के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं कि अपनी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा है, पर इसका वर्गीकरण किस हिसाब से किया है, कौन कौन से टाइप की कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है हमारी बॉडी में। बेटा आप बिलीव नहीं करोगे कि इस एक वर्गीकरण से जो मैं आपको बताने जा रही हूं, एक टेबल, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको सिर्फ ये टेबल याद है तो इसको सब बच्चे अच्छे से 4 बार 5 बार कॉपी में लिख लिख के याद करेंगे, सबका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए संयोजी ऊतक। ठीक है बेटा, शरीर में जितने भी संयोजी ऊतक हैं मैंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। चलो 3 पार्ट्स बना देते हैं। सबसे पहले को कहते हैं बेटा लचीला संयोजी ऊतक या ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक बेटा, साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिख देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है साथ में इंग्लिश टर्म भी याद करना। आगे मेडिकल कॉलेजेस में जाने के बाद आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, जूलॉजी ही मेनली पढ़नी है, और वहां पे आपको कोई नहीं आएगा बताने के लिए कि इसका हिंदी है, इसका इंग्लिश है। तो आप साथ साथ कुछ कुछ माइंड में बिठाते चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया बेटा लचीला संयोजी ऊतक, ढीला संयोजी ऊतक। दूसरा होता है बच्चे सघन संयोजी ऊतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब गाढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। देख रहे हो, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ढीला कनेक्टिव टिश्यू, गाढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरी संयोजी ऊतक होती है बेटा तुम्हारी बॉडी में विशिष्ट संयोजी ऊतक। विशिष्ट संयोजी ऊतक मतलब कि स्पेशलाइज्ड, कोई स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कोई स्पेशल काम करती होगी, वो भी बताऊंगी। आ जाओ। बट बच्चे देखो कैसे याद रखोगे, इसमें लूज और डेंस में, लचीले और सघन संयोजी ऊतक में कैसे याद रखना है अपने को। संयोजी ऊतक है मतलब कि मैट्रिक्स तो होगा, मतलब कि आधारी पदार्थ तो होगा। अब लूज है, ढीला है, पतली खीर बनानी है, दूध ज्यादा डाल दो, उसमें चावल शक्कर कम डाल दो, मतलब बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स ज्यादा है, कोशिका बेटा कम है, और तंतु यहाँ पे कम है। आधारी पदार्थ ज्यादा है, उसके अंदर कम कोशिका और तंतु डाले गए, इसलिए कैसा है, लूज है। दूसरे में आओ सघन में, गाढ़ी खीर बनाओ, मतलब इसमें आधारी पदार्थ मैट्रिक्स कम कर दो और इसके अंदर बेटा कोशिकाओं को और तंतुओं को ज्यादा कर दो। मैट्रिक्स कम, कोशिकाएं ज्यादा और बेटा तंतु ज्यादा। ठीक है, ये हो गया लूज और डेंस। और स्पेशलाइज में तो पता है कुछ स्पेशल काम कराना है, वो अलग से अभी करेंगे। अब इधर आओ वापस से। लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ढीला कनेक्टिव टिश्यू में आपको 2 टिश्यू पढ़नी है। एक का नाम है बेटा अंतरालीय संयोजी ऊतक, अंतरालीय संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरी पढ़नी है बेटा आपको वसा कनेक्टिव टिश्यू, वसीय संयोजी ऊतक, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल गया, वसा मतलब फैट, मतलब ये आपकी बॉडी की फैट टिश्यू है, फैट टिश्यू है बेटा। ठीक है, इसमें फैट भरते हैं, मतलब एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी में जिसके अंदर आप फैट को भरते हो। कैसे भरते हो अभी बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं सघन पे। बेटा सघन है मान गई, गाढ़ा है ये मान गई, मतलब कि मैट्रिक्स कम है, कोशिका और तंतु ज्यादा है ये भी मान गई। पर मैंने इस मैट्रिक्स में, आधारी पदार्थ में कोशिकाओं को और तंतुओं को जो ठूसा है वो अच्छे से अरेंज कर करके सजा के ठूसा है या ऐसे ही कैसे भी ठूस दिया, उसके बेसिस पे 2 तरह के सघन संयोजी ऊतक आएंगे। क्या क्या, ये देखो। एक को बोलोगे बेटा सघन अनियमित, मतलब इसके अंदर तुमने जो मैट्रिक्स और जो सेल्स को और फाइबर्स को ठूसा है वो कैसे भी ठूस दिया, सजाया नहीं है, तो सघन अनियमित संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे सीटी लिख देती हूँ, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। और दूसरी बार तुमने क्या किया बेटा, सघन तो है, गाढ़ा तो है, कोशिका और तंतु ज्यादा तो है, पर उसको अच्छे से अरेंज किया है, नियमित बनाया है। सघन नियमित कनेक्टिव टिश्यू, सघन नियमित संयोजी ऊतक।
ठीक है बेटा, यहीं पे कर लो इसी टेबल में। इस वाले की तुमको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद रखनी है, वो है तुम्हारी त्वचा का डर्मिस। त्वचा का डर्मिस, तुम्हारी त्वचा में डर्मिस नाम की चीज होती है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है डर्मिस। तो ये जो डर्मिस है वो बेटा सघन कनेक्टिव टिश्यू है। पहले तो वो कनेक्टिव टिश्यू है तुम्हारी स्किन का डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू में सघन है, सघन में बेटा अनियमित है। सिर्फ इतना ही याद रखना है इस वाले के अंदर, ठीक है। नियमित में दो आपको सिखाऊंगी, एक का नाम है कंडरा टेंडन और दूसरे का नाम है स्नायु लिगामेंट, ठीक है। ये दो अपन करेंगे। अभी इन दोनों के बारे में डिटेल आपको कराऊंगी। आते हैं कि स्पेशलाइज्ड विशिष्ट कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या है। देखो, हम कनेक्टिव टिश्यू से संयोजी ऊतक से दो विशिष्ट काम कराते हैं अपनी बॉडी में। एक तो मैंने इस संयोजी ऊतक से अपनी बॉडी का कंकाल बनवाया है, इसलिए कंकालीय संयोजी ऊतक है और विशिष्ट काम कर रहा है, इसलिए इधर आएगा। दूसरा बेटा तरल संयोजी ऊतक, जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ है, यानी कि रक्त और लसिका, ये दोनों ही बेटा कनेक्टिव टिश्यू हैं और स्पेशल काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? परिसंचरण का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। आपको फिर से बताती हूं, जो आपकी बॉडी में ब्लड है, रक्त है, वो ट्रेन का काम करता है। जिस पैसेंजर को जहां जाना है वो ट्रेन में बैठ जाएगा और उसके बाद अपने स्टेशन पे जाके उतर जाएगा। तो ब्लड भी वही काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है। जैसे ऑक्सीजन है, ब्लड में बैठ जाएगा, सेल्स के पास जाके उतर जाएगा। ग्लूकोज है, ब्लड में बैठ जाएगा इंटेस्टाइन में से, मेरी सेल्स के पास जाके उतर जाएगा। तो वो जो तरल पदार्थ है रक्त, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप का, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो टिश्यू पढ़नी है, कौन कौन सी है? देखो, आपका कंकाल बना है बेटा एक तो अस्थि से और दूसरा बेटा उपास्थि से। ये एनसीईआरटी कहती है सिर्फ अस्थि नहीं, सिर्फ बोन्स नहीं, अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज से मिलके आपका स्केलेटन बनता है, बॉडी का कंकाल बनता है। तो ये दोनों ही किस में आ गए? संयोजी ऊतक में, स्पेशलाइज्ड के अंदर। और बेटा तरल पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? तरल संयोजी ऊतक में एक तो रक्त आ जाएगा और दूसरा बच्चे लसिका आ जाएगा। तो रक्त और लसिका भी क्या है? संयोजी ऊतक में विशिष्ट। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। सीधे टिश्यू का नाम पूछेगा आपको और बोलेगा बताओ कौन से टाइप की है, लूज है, सघन है या विशिष्ट है। उसके अंदर भी नियमित है या अनियमित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके शुरू करते हैं अंतरालीय संयोजी ऊतक से, ठीक है। ध्यान से इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार लिख के याद कर लेना। अब स्टार्ट करो बेटा एक एक करके। सबसे पहले ले लेती हूं बेटा लचीला संयोजी ऊतक। लचीला संयोजी ऊतक मतलब ढीला संयोजी ऊतक। इसके नाम से ही तुमको क्या पता चल गया था बेटा कि इसमें मैट्रिक्स यानी कि आधार पदार्थ ज्यादा है और इसके अंदर कोशिका और तंतु कम है। कोशिका कम, तंतु कम। इसके अंदर मैंने पहली टिश्यू ली तुम्हारे लिए अंतरालीय संयोजी ऊतक। अंतरालीय संयोजी ऊतक। अब एक बात बताओ, अंतरालीय इसी का पार्ट है, तो अंतरालीय में भी तो ये चीज होगी ना कि मैट्रिक्स ज्यादा है, सेल्स और फाइबर्स कम है, तो ये भी हम मानते हैं। अब मैंने तुमको एक सेक्शन कट करके दिखाया अंतरालीय संयोजी ऊतक का। एक सेक्शन कट करेंगे, यहां से संयोजी ऊतक हटाती हूं ताकि यहीं पे आपको अच्छे से डिटेल में ये डायग्राम समझा सकूं। यहां लिख देती हूं अंतरालीय कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। अंतरालीय संयोजी ऊतक, ध्यान से, ठीक है। देखो क्या किया हमने बेटा, एक सेक्शन कट किया। मेरे बॉडी का कोई अंतरालीय संयोजी ऊतक लिया मैंने और उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके देख रहे हैं, ठीक है।
ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायग्राम पे लेबलिंग करने के लिए, और दूसरा इसके फंक्शन पे। देखो बेटा, इसके अंदर पहले तो मैंने ऐसे कुछ लंबी सी सेल बनाई, ठीक है। इस सेल को कहते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल, इस सेल को कहते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये फिब्रोब्लास्ट सेल क्या करता है, ये फिब्रोब्लास्ट सेल तंतु यानी कि फाइबर्स को सिक्रीट करता है, और इसी में ये जो आधार पदार्थ होगा उसको सिक्रीट करता है, मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा तंतु निकाल रखे हैं, जिनको मैं यहां पे बना देती हूं, ये लो, ये तंतु निकाल रखे हैं। एक्चुअली तो ये लंबे लंबे तंतु हैं, पर आपको साइड साइड के दिख रहे हैं, बाकी इसके अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। ये कौन से तंतु हैं बेटा, ये हैं कोलाजन तंतु। क्या नाम है इन तंतुओं का, कोलाजन तंतु। ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी ने कोलाजन तंतु लिख के दिया है आपको, कोलाजन फाइबर लिख के दिया है, नोटिस करना जाने के बाद। और अगर किसी की हिंदी की किताब में गलत लिखा है, यहाँ पे कोलाजन नहीं लिखा है, तो उसको ठीक करना, क्योंकि इंग्लिश की किताब इसको कोलाजन ही कहती है, और अल्टीमेटली जो इंग्लिश में मॉडिफिकेशन है वही आपके नीट में मानी जाएगी आंसर्स में, ठीक है। यहाँ पे आगे, इसके अलावा बेटा मैंने इसमें कोई एक आड़ी टेढ़ी सी सेल बनाई, जिसका ना कोई घर है ना ठिकाना, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा भक्षाणु कोशिका, भक्षाणु कोशिका। नाम से नहीं पता चल गया, भक्षाण करेगी ये, भक्षाणु कोशिका। इसी को कहते हैं बेटा मैक्रोफाज। ये भक्षाणु करती है, मतलब बेटा खा जाती है। भक्षाणु करना मतलब खा जाना। किसको खा जाएगी बेटा, हमारे सामान को नहीं। जैसे हमारे कंट्री की बॉर्डर पे आर्मी तैनात है कि कोई अटैक करेगा तब हम उसको मारेंगे, ठीक वैसे ही हमारी सुरक्षा के लिए बैठी है यहाँ पे। कब अटैक करेगी, जब बाहर से कोई उड़ता परिंदा अंदर आएगा, कोई रोगाणु कोई जीवाणु अंदर आएगा, यहाँ टिश्यू के अंदर घुसेगा तो इसको मार देगी, ना कि हमारे सामान को मारेगी। तब तक आराम से भूखी प्यासी बैठी हुई है इंतजार में कि कोई रोगाणु आएगा तो उसका ही विनाश करूंगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और सेल है यहाँ पे, प्यारी सी सेल है। जबकि ये वाली जो सेल थी बेटा, ये वाली सेल बड़ी खतरनाक है, बताया अभी, भूखी प्यासी बैठी है, भूखी प्यासी बैठी है, और ऐसे ही बैठी रहेगी जब तक इसको कोई मिल नहीं जाता है, ठीक है। ये वाली का नाम है भक्षाणु कोशिका, और इसका नाम है बेटा मास्ट सेल, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका, ठीक है। मास्ट कोशिका बेटा तीन इंपॉर्टेंट चीजें निकालती है। मास्ट कोशिका तीन इंपॉर्टेंट चीजें निकालती है। एक तो बेटा ये मास्ट कोशिका निकालती है हेपैरिन, हेपैरिन, ठीक है। हेपैरिन बेटा आपके रक्त को जमने से बचाता है। क्या आप चाहते हो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड चल रहा है वो जम जाए? बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो आप तब चाहते हो जब आपको कट लग जाए, तो ब्लड बाहर बह रहा है तो आप चाहते हो कि अच्छा जम जाए ताकि मेरा ब्लड लॉस ना हो, अंदर नहीं चाहते। तो अंदर बेटा ये हेपैरिन है जो ब्लड को जमने नहीं देता, रक्त को जमने नहीं देता, ठीक है। दूसरा सामान होता है बेटा हिस्टामीन, हिस्टामीन, और एक और सामान निकालती है बेटा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। हेपैरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामीन और सेरोटोनिन क्या करते हैं बेटा? ये आपकी रुधिर वाहिनियों का संकुचन या शिथिलन कर सकते हैं। तो देखो हिस्टामीन क्या करता है, हिस्टामीन रुधिर वाहिनियों को, रुधिर वाहिनियों को फैला देता है, उनका शिथिलन कराता है।
उनका शिथिलन कराता है। अब तुम ही सोचो कि तुमने पाइप का जो वो था, कोई पाइप में से 1 लीटर पानी जा रहा है, तुमने पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया, तो पानी आराम आराम से जाएगा। काहे की जल्दी है, काहे का अड़सा हो रहा है, अंदर आराम आराम से जाएगा बेटा। यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसको अंदर प्रेशर कम फील होगा अब, यानी कि यहाँ पे बेटा बीपी कम हो जाएगा, रक्त दाब कम हो जाएगा। सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन रुधिर वाहिनियों का संकुचन कराता है, रुधिर वाहिनियों का संकुचन कराता है। संकुचन कराता है मतलब उनका डायमीटर कम कर देता है, उनको सिकोड़ देता है। तो अंदर अब जो 1 लीटर पानी जा रहा था उसको और ज्यादा अड़सा होने लग गया, प्रेशर उसका बढ़ गया है, अंदर काफी स्ट्रेस में आ गया है वो, तो यानी कि रक्त दाब बेटा बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मास्ट सेल के बारे में याद रखना है कि एरियोलर अंतरालीय संयोजी ऊतक के अंदर जो मास्ट कोशिका थी उसने हेपारिन निकाला जिसने आपके ब्लड को जमने से रोका, हिस्टामिन निकाला जिसने बीपी को कम किया, आपकी रुधिर वाहिनियों का शिथिलन किया, सेरोटोनिन ने रुधिर वाहिनियों का संकुचन किया और बीपी को बढ़ाया। ठीक है, बीपी के टर्म में आए तो ये बताना है, संकुचन शिथिलन के टर्म में आए तो ये बताना है। ठीक है, ये मैक्रोफाज क्या करेगा? भक्षाणु कोशिका क्या करेगी? ये खाने का काम करती है किसी बाहर से आए जीवाणु को, या लिख लो रोगाणु को। रोगाणु को खाएगी, हमारा कोई सामान नहीं खाएगी। ठीक है, और ये है बेटा फिब्रोब्लास्ट सेल जो कि तंतु और मैट्रिक्स यानी आधार पदार्थ निकालती है। इसी में कुछ आधार पदार्थ भी तो होगा ना। तो बन गई तीनों चीज, कनेक्टिव टिश्यू है मतलब कोई आधार पदार्थ है, देखो तंतु है और सेल्स हैं जो तुमने 3 नाम याद किए, फाइब्रोब्लास्ट, भक्षाणु कोशिका और मास्ट कोशिका। ठीक है, ये हो गया अंतरालीय संयोजी ऊतक की संरचना। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये अंतरालीय संयोजी ऊतक पाई कहाँ पे जाती है? बेटा ये अंतरालीय संयोजी ऊतक पाई जाती है आपके, यहीं पे लिख ले, चाहे आगे लिख लेते हैं। संरचना आपने कर ली, अब ये पाई कहां पे जाती है? बेटा ये पाई जाती है आपकी त्वचा के नीचे, आपकी स्किन के जस्ट नीचे नीचे एक पूरी लेयर चल रही है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, मान लिया कि कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा है, उसमें से भी सबसे ज्यादा यही वाली है अंतरालीय संयोजी ऊतक। कहाँ पे? टेबल में लिख लेते हैं, आ जाओ, ये है ना बेटा, ये रे संयोजी ऊतक के अंदर बहुतायत अंतरालीय संयोजी ऊतक है, सबसे ज्यादा पाई जाती है बहुतायत। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे वापस से। वर्गीकरण के बाद हमने किया लचीला संयोजी ऊतक में अंतरालीय संयोजी ऊतक की संरचना की बात किया है बेटा, ये कहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं बेटा ये देखो। सबसे पहले तो आपकी बॉडी में जहां पे भी जगह खाली होगी, जैसे कि कोई कांच का सामान ऑर्डर किया तो न्यूज़पेपर को ठूस के उसको पैक कर देते हैं ताकि उसको चोट ना लगे, कुछ भी ना हो। ठीक वैसे ही जहां पे भी आपकी बॉडी में खाली जगह बची होगी आप इसको भर दोगे, क्योंकि इसमें बेटा मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स है, इसमें फाइबर्स और सेल्स बहुत कम होती हैं। तो जहां जहां खाली जगह, ये फालतू के टिश्यू है, इसको भर दो, कोई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर नहीं रही है। ठीक है, तो पहले तो ये पैकेजिंग टिश्यू का काम कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम करती है बेटा, ये कनेक्ट करती है आपके स्किन को, त्वचा को पेशी से जोड़ने का। भाई त्वचा के नीचे जो पेशियां उनको उससे जोड़ना भी तो पड़ेगा, इधर उधर थोड़े गिरती रहेंगी। तो त्वचा को पेशी से जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? यही अंतरालीय संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये एक जगह और ये एक काम, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, दूसरा टिश्यू करेंगे बेटा अपन, दूसरा करेंगे इसके अंदर वसीय संयोजी ऊतक, वसीय संयोजी ऊतक। तो फिर से बेटा जो वसीय संयोजी ऊतक है ये आती किसके अंदर है? लचीले संयोजी ऊतक के अंदर, लचीला कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। यानी फिर से बेटा यहाँ पे वही कहानी चलेगी, आधारी पदार्थ ज्यादा है और उसमें फाइबर्स और सेल्स यानी कि तंतु और कोशिकाएं कम है।
ठीक है। अब करते हैं इसकी संरचना करेंगे। तो फिर से सेम काम करो, बॉडी के थोड़ी सी वसीय ऊतक काट के हमने उसका सेक्शन देखा। बेटा जब हमने इसका सेक्शन देखा तो ऑफ कोर्स तो पहले से तो क्या होगा, यहाँ पे आधार पदार्थ होगा। आधार पदार्थ के अंदर अपन इसमें सिर्फ कोशिका बना के देखते हैं। देखो ये कोशिका बनाए रखी हैं, ये कोशिकाएं हैं, वसीय ऊतक की कोशिकाएं हैं, इसलिए इनको तुम क्या बोलोगे, इनको तुम कहोगे वसा कोशिका। वसा कोशिका, वसा कोशिका से मिल के वसा ऊतक बना है, ठीक है। अब बेटा हमने देखा कि इसके अंदर एक अलग ही क्षेत्र बना हुआ है, एक अलग ही आशय बना हुआ है, जगह बनी हुई है। बाहर तो ये प्लाज्मा झिल्ली है जो पिंक कलर से तुम्हें दिख रही है, और इसके अंदर बेटा ये वसा क्षेत्र है, वसा केंद्रक क्षेत्र। वो जगह बेटा जहां पे वसा आने पे स्टोर किया जाएगा, इसी के अंदर, इस सेल के अंदर वसा को लाके इस आशय के अंदर भरा जाएगा, ना कि सेल के द्रव्य कोशिका साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, उसको इस आशय के अंदर भरा जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल यानी कि वसा आशय, ठीक है। अब उसकी वजह से हुआ क्या बेटा, इसका न्यूक्लियस साइड में सरक गया, न्यूक्लियस कहीं पे साइड में चला गया, क्योंकि बीच में तो ये आशय आ गया, यानी इसका ये जो केंद्रक है, केंद्रक कैसा हो गया बेटा, परिधीय केंद्रक हो गया, ये परिधि पे चला गया, पेरीफेरी पे, किनारे पे चला गया, अपनी सेल के किनारे पे चला गया, ठीक है। ये हो गई आपकी वसीय संयोजी ऊतक की संरचना। अब ये वसीय संयोजी ऊतक कहाँ पे पाए जाते हैं, ये करना है अपने को। चलो संरचना के बाद अपन करते हैं बेटा कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है बॉडी में। तो ये भी बेटा अपनी त्वचा के नीचे नीचे पूरी एक लेयर चल रही है वसीय संयोजी ऊतक की, इसीलिए तो जब फैट भरता है बॉडी में तो स्किन भी चबी चबी सी हो जाती है ऐसे, क्योंकि इसके नीचे पूरी एक लेयर चल रही है बेटा जिसमें फैट भरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कहाँ पे आ जाएगी, त्वचा के नीचे। और कहाँ पे बेटा, वही अगेन फिर से करो, जब कोई अगर सॉफ्ट सामान ऑर्डर किया है हमने जैसे कांच का, तो वो ऐसे ही तो नहीं आता, वो पूरा बबल रैप में रैप होके आता है जिससे तुम पुटपुटियां खेलते हो, है ना। तो ठीक वैसे ही जो भी हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा वृक्क, हमारा यकृत, ये सारे के अराउंड हमने थोड़ी थोड़ी कनेक्टिव टिश्यू भर दी है। कौन सी वाली, एडिपोस वाली। मतलब जैसे मेरे किडनी है, उसके अराउंड पे मैंने वसीय संयोजी ऊतक की थोड़ी सी लेयर लगा दी, क्यों, ताकि कोई झटका पड़े, मान लो मैं कहीं गिर पड़ जाऊं। अब किडनी यहाँ लगा दी थी, ये तो फोड़ देंगे ऐसे मार के। किडनी को एक तो अंदर रखा, अंदर रख के बेटा हल्का फुल्का जो झटका होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो सॉफ्ट ऑर्गन्स के अराउंड होगा, अपने ऑर्गन्स के चारों तरफ, ठीक है, वहां पाई जाती है। और कहां पाई जाती है बेटा, जो तुमने ऊंट का ऐसे पहाड़ देखा ना जिसपे तुम बैठ के घूमने जाते हो राजस्थान में, ठीक वैसे ही हम्प ऑफ कैमल, जो कैमल का, ऊंट का हम्प होता है वो उठा हुआ, वो भी बेटा एडिपोस टिश्यू है। और तो और तुमने वेल की चमड़ी देखी होगी पिक्चरों में, वेल का बहुत मोटा चमड़ी होता है, उसको ब्लबर कहते हैं। वो ब्लबर ऑफ वेल भी क्या होता है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, वसीय संयोजी ऊतक, वे ब्लबर ऑफ वेल। वेल की चमड़ी को कहते हैं ब्लबर, वेल की चमड़ी को कहते हैं ब्लबर। तो वेल की चमड़ी भी एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। ऊंट का वो पहाड़ हम्प कहते हैं उसको, वो भी एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। अपने सॉफ्ट ऑर्गन्स, अपनी ये आंखों की जो बॉल्स हैं उनके अराउंड में कनेक्टिव टिश्यू लगा है, कौन सा, वसीय वाला। और उसके अलावा त्वचा के नीचे नीचे चल रही है। तो इसी से तुमको कई सारे काम पता चल गए इसके। अगर हम इसकी क्रिया देखें कि ये काम क्या करता है, तो एक तो बेटा ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, झटके का अवशोषण कर लेगा, झटके का अवशोषण कर लेगा।
और क्या करेगा बेटा ये, जैसे इस व्हेल की चमड़ी में तुमने एडिपोज टिश्यू क्यों लगाया, ताकि हीट उसकी बॉडी से बाहर ना जा पाए। ऊचालक का काम करता है, हीट के लिए ऊचालक का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है, हीट को उसके शरीर को छोड़ के भागने नहीं देता। ठीक है, उसके अलावा फैट स्टोर करता है, ये तो हमको पता ही है, वसा को स्टोर करेगा। जब स्टोर करेगा तो जिस दुख के दिनों में तुम खाना नहीं खाओगे उस टाइम पे इसी से तुमको एनर्जी मिलेगी। तो एक तरह से तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारे लिए एनर्जी भी संभाल के रखी है वसीय संयोजी ऊतक के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, संरचना, कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक, नाम से क्या पता चला था अपने को, नाम से ये पता चला था ये सघन है, गाढ़ा है, मतलब कि फिर से याद करो, मैट्रिक्स कम, सेल्स यानी कि कोशिकाएं ज्यादा और तंतु यानी कि फाइबर्स ज्यादा। ठीक है, मान गए। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था ये भी याद कर लो। इसको तुमने डिवाइड किया था भाई, एक तो सघन अनियमित, सघन अनियमित में, और एक बेटा किया था सघन नियमित, सघन नियमित में। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो तुमको पता है, एक में सजा के इनको ठूसा है, एक में बिना सजाए ठूसा है। तो देखो एक छोटा सा सेक्शन इसका काटा, एक छोटा सा सेक्शन इसका काटा, दोनों में क्या है, आधार पदार्थ है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर बेटा फिब्रोब्लास्ट सेल डालनी पड़ेगी, फिब्रोब्लास्ट सेल डालनी पड़ेगी, कोरक पुट डालनी पड़ेगी, जिससे तंतु और मैट्रिक्स आधारी पदार्थ निकलेगा। तो वो रही बेटा, देखो इसमें देखो ये रही, और इसमें देखो कैसे अच्छे से अरेंज हो रखी है। और ये रहे बेटा, ये इनकी न्यूक्लियस बना लो, ये इनकी न्यूक्लियस बना लो, और ये रहे इसके तंतु, और ये रहे इसके तंतु। देख रहे हो कैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल और जो तंतु हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। तो पहले तो इसकी लेबलिंग कर लो। ये ग्रीन कलर से तुमने क्या बनाया है, फिब्रोब्लास्ट सेल, जो कि फाइबर्स यानी तंतु और आधारी पदार्थ को सिक्रीट करती है, उनका स्रावन करती है। और ये पिंक कलर से तुमने क्या बनाया है बेटा, कोलाजन तंतु। फिर से एनसीईआरटी इसको कोलाजन तंतु लिखती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, इधर बेटा फिब्रोब्लास्ट और कोलाजन तंतु पैरेलल हैं एक दूसरे के, सॉरी पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। यहाँ पे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पे बेटा वो पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बढ़िया से अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट और कोशिका तंतु पैरेलल नहीं है, यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। इसकी एग्जाम्पल तुमने करी ली है, इसकी एग्जाम्पल तुमने की है त्वचा की डर्मिस, त्वचा की डर्मिस, बस यही करना है इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं सघन नियमित पे। ठीक है, आ जाओ। सघन नियमित भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल किसी ना किसी फॉर्म में। सघन नियमित, नाम से क्या पता चल गया, सघन नियमित संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। ये देखो संयोजी ऊतक मतलब कुछ जोड़ने का काम कर रहा है, सघन मतलब गाढ़ा है, मैट्रिक्स कम है, उसमें तंतु और कोशिकाएं ज्यादा है। नियमित मतलब कि उसमें जो फिब्रोब्लास्ट सेल है और जो कोलाजन तंतु है वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है, नियमित है। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा दो करना होता है तुम्हें, एक होती है कंडरा, एक होती है बेटा कंडरा, और दूसरा होता है स्नायु। स्नायु, कंडरा को कहते हैं बेटा टेंडन, स्नायु को कहते हैं लिगामेंट। देखो इसका नाम बनाते हैं कैसे, इधर लिखोगे MTB, इधर लिखोगे BLB। अब ये MTB BLB क्या है अभी बताऊंगी, इधर आओ। ये तुम्हारी एक हड्डी, ठीक है, ये तुम्हारी दूसरी हड्डी,
अब भाई अपनी हड्डियों को ऐसे थोड़े छोड़ दोगे, जोड़ना तो पड़ेगा इनको आपस में। ये लो भाई जोड़ दिया, हड्डी को हड्डी से जोड़ दिया, अस्थि को अस्थि से जोड़ दिया, यानी कि बेटा बोन को बोन से जोड़ दिया। ठीक है, बोन को बोन से जिस ग्लू से तुमने चिपकाया है इसका नाम है लिगामेंट। लिगामेंट यानी कि स्नायु। तो देखो हो गया, बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट यानी कि स्नायु, BLB। ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा वरना तुम एग्जाम में अपोजिट लगा के आ जाओगे। अब बेटा ये मसल की मूवमेंट किसकी वजह से होती है? किसी तो पेशी की वजह से होती है। मान लो ये पेशी चल रही है साथ में, ये पेशी है, ठीक है। अब इस पेशी को भी तो बेटा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे ये लो, इससे जोड़ दिया, पेशी को जोड़ दिया बोन से। पेशी यानी कि ये है बेटा पेशी, यानी कि मसल, यानी कि मसल। तो देखो फिर से नाम तोड़ो, बोन को मसल से जिसने जोड़ा उसका नाम है कंडरा, टेंडन। टेंडन यानी कि कंडरा। तो बोन और मसल के बीच में जो ग्लू है उसका नाम है कंडरा यानी कि टेंडन। तो देखो कैसे बनाया, मसल को बोन से, पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडन। तो बेटा टेंडन का काम है पेशी को अस्थि से जोड़ना, पेशी को अस्थि से जोड़ना, ठीक है। और बेटा इसका काम है अस्थि को अस्थि से जोड़ना। लिगामेंट का काम है अस्थि को अस्थि से जोड़ना। तो एक तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरा आता है बेटा कि किसमें कौन से तंतु ज्यादा पाए जाएंगे। एक होता है कोलाजन तंतु जो कि काफी हार्ड होता है, जहां पे तुमको लचीलापन नहीं चाहिए, सख्त चाहिए। जैसे ये पेन है, इसको ऐसे थोड़े घुमा के तोड़ दूंगी मैं, या इसको थोड़े रबर बैंड की तरह घुमा लूंगी। तो ऐसी चीजों के अंदर बेटा कोलाजन तंतु भरा होता है। और रबर बैंड जैसे इलास्टिक होता है, लचीला होता है, उसके अंदर इलास्टिक तंतु भरा होता है। अब तुम सोचो किसमें कौन सा होगा। ये देखो कैसे याद करोगे, एक हड्डी दूसरी हड्डी, हड्डी और हड्डी के बीच में मूवमेंट चाहते हो ना, अगर ऐसा ग्लू लगाया, फेविक्विक लगा दिया, तो ये तो ऐसे ऐसे मुड़ेगा ही नहीं हाथ, जैसे ऐसे ऐसे चलेगा बेटा। तो अगर इसके और इसके बीच में मूवमेंट चाहिए तो इसके बीच में जो जोड़ लगाया है उसमें लचीला तंतु डालो, यानी लिगामेंट में बोन और बोन के बीच में तुमको गमन कराना है, मूवमेंट कराना है। तो इसके बीच में जो जोड़ है लिगामेंट, स्नायु, उसमें लचीला तंतु डालो, यानी इलास्टिक तंतु डालो। तो लिगामेंट में आएगा बेटा इलास्टिक तंतु ज्यादा होता है, इलास्टिक तंतु भर भर के पाया जाता है, क्योंकि इलास्टिक तंतु बेटा लचीला होता है। लचीला होगा तभी तो गमन यानी कि मूवमेंट होने देगा हड्डियों के बीच में। जबकि बेटा कंडरा पे आओ, देखो कंडरा का है, ये मसल है, ये तुम्हारी हड्डियां हैं, मसल ऐसे आके चिपकी हुई है। अब यहाँ पे जो जोड़ है ये तुम फेविक्विक का जोड़ रखोगे, ये जहां जाएगी, जहां जहां ये साथ साथ हड्डी को लेके आएगी, ठीक है। क्यों? ऐसा तो नहीं चाहते ना, ब्रेन से मैसेज भेजा हड्डी को यहाँ लाने के लिए, तो मसल ने ऐसे किया और मसल तो यहाँ आ गई, हड्डी यहीं रह गई। हड्डी ऐसे कैसे मूव कर रही है? क्योंकि ये बहुत तेज से चिपका, ये अकेला आ जाएगा तो उसको लेके कैसे आएगा? तो यहाँ पे बहुत टाइट जोड़ है, ये फेविक्विक का जोड़ आया है, क्योंकि बोन और मसल के बीच में तुमने जो जोड़ है कंडरा का, उसमें बेटा कोलाजन तंतु भरे हैं जो कि बहुत हार्ड होता है। तो इन दोनों को अलग ही नहीं होने देगा, बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं होने देगा। ये चलेगा तो ये भी साथ में चलेगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अपन क्या भरेंगे? कोलाजन तंतु। कोलाजन तंतु बेटा सख्त होता है, ठीक है। तो जहां पे तुमको मूवमेंट नहीं चाहिए वहां पे कोलाजन तंतु भर दो। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कंडरा किसको किससे जोड़ता है और स्नायु किसको किससे जोड़ती है, किसमें कोलाजन तंतु ज्यादा है और किसमें इलास्टिक तंतु ज्यादा है, ठीक है बेटा। ये आपका हुआ सघन संयोजी ऊतक के बारे में। सघन के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि एक सघन नियमित होता है, एक अनियमित होता है, किसमें पैरेलल नहीं है, किसमें पैरेलल है। एनसीईआरटी की लेबलिंग ध्यान रखनी है कि कोलाजन तंतु लिखा है। फाइब्रोब्लास्ट
फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन तंतु यहाँ पैरेलल नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, और यहाँ पे है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें त्वचा का डर्मिस एक एग्जाम्पल होता है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद नियमित में आके कंडरा और स्नायु का डिफरेंस याद रखना। ये बेटा पचतारा क्वेश्चन है, ये जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों बातें इस डायग्राम से आप उसको क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट अपन करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्ट संयोजी ऊतक, जिसके अंदर बेटा हमको कंकालीय संयोजी ऊतक थोड़ा सा करना है, अस्थि और उपास्थि के बारे में। जबकि जो तरल संयोजी ऊतक है, रक्त और लसिका, उसके बारे में आप अपने परिसंचरण तंत्र में पढ़ोगे। आगे आपको चैप्टर आएगा अभी ब्लड सर्कुलेशन का, उसमें पढ़ोगे। अभी आपको किसके बारे में पढ़ना है? बोन और कार्टिलेज के बारे में। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किससे? नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक से। किससे? विशिष्ट संयोजी ऊतक, विशिष्ट संयोजी ऊतक। अच्छा, विशिष्ट के अंदर क्या बात बताई थी आप लोगों को कि ये कोई विशिष्ट काम करेगा, बॉडी में कोई स्पेशल काम करेगा। फिर से इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको साथ ही साथ क्लास में सारा कुछ याद हो जाना चाहिए कि कौन सी टिश्यू किसके अंदर आती है। विशिष्ट के अंदर बेटा अपन ने 2 टिश्यू की थी, कौन कौन सी याद करो? एक किया था बेटा कंकालीय संयोजी ऊतक, यानी कि आपका जो कंकाल है वो एक तरह का संयोजी ऊतक है। तो एक आ गया कंकालीय संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक होता है आपका कंकाल, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा आता है बेटा तरल संयोजी ऊतक, यानी आपके शरीर में जो भी तरल पदार्थ है, जैसे कि आपका ब्लड, ये बेटा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। आपको कंकाल के अंदर 2 टिश्यू पढ़ने होते हैं। पहला होता है बेटा अस्थि, यानी कि आपकी बोन्स कनेक्टिव टिश्यू है। और दूसरा बेटा आपका कंकाल सिर्फ और सिर्फ बोन्स का नहीं, उसके साथ साथ उपास्थि का भी बना होता है, कार्टिलेज का भी बना होता है। तो दूसरा हो गया बच्चे उपास्थि। उपास्थि, तो आपको इसके अंदर अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ना है। और तरल संयोजी ऊतक में आता है एक तो आपका ब्लड, रक्त, और एक और तरल पदार्थ होता है बेटा आपके शरीर में, वो होता है लसिका, लिम्फ। उसका भी पूरा जाल है आपके शरीर में, जिसके बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में, है ना। तो दूसरा होता है आपका लसिका, मतलब कि लिम्फ। बच्चे ये दोनों जो पार्ट्स हैं, ये रक्त और लसिका, इसके बारे में डिटेल आप करोगे इसमें मानव परिसंचरण तंत्र में, मानव परिसंचरण तंत्र में। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन का चैप्टर आएगा, उसमें ये वाले पार्ट को ही आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल इसकी करनी है। हालांकि अस्थि के बारे में और डिटेल में आप पढ़ोगे गमन एवं संचलन में, इनके बारे में, स्केलेटन के बारे में, आपका कंकाल कितनी हड्डियों का बना है, कैसी कैसी हड्डियां होती हैं, कैसी कैसी उपास्थियां होती है, ये सारा भी आप गमन एवं संचलन में दोबारा से अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। पर यहाँ पे इस चैप्टर में हम थोड़ा सा अस्थि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंकालीय संयोजी ऊतक से। किससे? कंकालीय संयोजी ऊतक से। बेटा कुछ कंकालीय संयोजी ऊतक के क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट बनते हैं, वो आपको यहाँ पे करने हैं, जो आपके इसी चैप्टर में दिए हुए हैं। कंकालीय संयोजी ऊतक, तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि कोई संयोजी ऊतक बेटा ऐसी है आपके शरीर में जो आपका कंकाल बना रही है। और एनसीईआरटी कहती है कि आपका कंकाल अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलके बना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी ही है, अभी बताई, आपको दोबारा बोल दी। अब आ जाओ बेटा, ये कंकालीय संयोजी ऊतक आपके लिए करता क्या है, क्या क्या स्पेशल काम कर रहा है, क्यों हमने इसको स्पेशल माना है, विशिष्ट माना है? कुछ तो स्पेशल काम कर रहा होगा आपके लिए। क्या स्पेशल काम कर रहा है? सबसे पहले तो बेटा इसी ने तो आपके शरीर का ढांचा बनाया है। अगर आपके शरीर के अंदर ये हड्डियों का कंकाल ना होता तो हम तो बेटा आलू के बोरे की तरह ढह जाते कि नहीं। ये इसी ने तो ये सारे टिश्यूज को, हमारे ऊतकों को टिकने की जगह दी है। यानी बेटा कंकाल ने, कंकालीय संयोजी ऊतक ने शरीर का ढांचा बना के दिया है, हमको ढांचा बना के दिया है। सबसे पहला काम फ्रेमवर्क बनाया है हमारे बॉडी का, ठीक है। दूसरा बेटा, अगर ये हड्डियां ना होती तो हम ये चल फिर कैसे रहे होते? मान लो मुझे तुम्हें चाटा मारना है ऐसे जोर से, तो ये मेरी हड्डियां ही तो मूव करके तुम्हें चाटा मारेंगी। ये सारी मूवमेंट जितनी भी हो रही है किसकी वजह
वजह से हो रही है? हड्डियों की वजह से। यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको कंकाली संयोजी ऊतक करके देता है गमन एवं संचलन में, गमन एवं संचलन में। और तो और यही सीखो, आगे तो पढ़ना ही है, दोबारा रिवाइज होगा। गमन और संचलन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूं, ठीक है, तो मेरी हड्डियों की वजह से मैं ये मूवमेंट कर रही हूं, ये क्या गमन है, क्योंकि मैं एक ही जगह खड़ी हूं और मैंने कोई मूवमेंट करी अपनी पेशियों से, अपनी पेशियों और अपनी अस्थियों की मदद से। अगर जो तो मैं ये वाली मूवमेंट करूं तो ऑफ कोर्स मेरी हड्डियों की मूवमेंट तो हुई है, मेरी पेशियों ने मूवमेंट तो करा ही रहे हैं, ये साथ ही साथ बेटा मेरी जगह भी चेंज हो गई। तो अगर जगह चेंज किए बिना तुमने कोई ऐसे अपनी पेशियों और अस्थियों से मूवमेंट की तो वो गमन होता है, उसको मूवमेंट कहते हैं। और अगर तुमने अपनी जगह चेंज की तो उसमें गमन तो हो ही रहा है बेटा, साथ में संचलन भी हो गया, आपकी जगह भी चेंज हो गई, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डिटेल आप इसी चैप्टर में करोगे, पर थोड़ा थोड़ा सीखते चलो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपकी कंकाली संयोजी ऊतक आपके लिए करती है बेटा, अगर कंकाल नहीं होता तो हमारे किडनी, मान लो किडनी बाहर लगी हुई है, किसी ने एक पंच मारा, किडनी तो फूट जाएगी मेरी। तो हमने ये सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को अपने कंकाल के अंदर महफूज रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कंकाली संयोजी ऊतक ने हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, आपका यकृत, आपका वृक्क, आपका हार्ट, ये सब कुछ को अंदर सेफ रखा हुआ है। यानी कि ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। किसका? प्रोटेक्शन का काम। किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? आंतरिक भागों को प्रोटेक्शन दे रहा है, आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम करता है आपके लिए कंकालीय संयोजी, तो जिसमें आपको अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं बेटा अस्थि से। पहली टिश्यू लेते हैं अस्थि। तो अभी कोई पूछे अस्थि क्या है तो तुम आराम से बता सकते हो कि ये एक संयोजी ऊतक है। मेरी जो अस्थियां हैं वो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है जो कि विशिष्ट काम करती हैं, इसलिए मैंने इसको विशिष्ट संयोजी ऊतक में रखा है, ठीक है। अब देखते हैं अस्थि के बारे में डिटेल। ऐसी कुछ बोन दिखाई देती है क्या तुमको? बिल्कुल देती है, देखा ही होगा पिक्चरों में, है ना। ऐसी हड्डी होती है बेटा, इस हड्डी के अंदर बच्चे एक गुहा होती है, ये एक गुहा चलती है इस अस्थि के अंदर। हर हड्डी के अंदर ऐसी एक गुहा होती है। इस गुहा को कहते हैं बेटा अस्थि मज्जा गुहा। अस्थि मज्जा गुहा नाम से इसी को, ऐसी गुहा जिसके अंदर अस्थि मज्जा है तो बेटा इसी के अंदर अस्थि मज्जा भरा होता है। यानी कि बोन मैरो भरी होती है, बोन मैरो को ही कहते हैं बेटा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। तो इसके अंदर भरा है। येलो कलर से क्यों बनाया है बेटा? क्योंकि ये येलो बोन मैरो है, ये पीला अस्थि मज्जा है। और ये है क्या? सीखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो येलो बोन मैरो है बेटा, ये वसीय संयोजी ऊतक है, वसा भरी हुई है अंदर। एडिपोस टिश्यू भरा हुआ है अंदर, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो कि फैट टिश्यू है आपका, वही अस्थि मज्जा बनाता है इसके अंदर का येलो अस्थि मज्जा, ठीक है। इसके अलावा बेटा साइड साइड में, इधर और इधर, यहां दोनों ही साइड्स में बेटा लाल अस्थि मज्जा होता है। कौन सा? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। लाल से कैसे याद रखोगे बेटा? यही अस्थि मज्जा है, यही रेड बोन मैरो है जो कि बेटा आपके लिए रेड वाला ब्लड बना रही है। मतलब आपका ब्लड रेड कलर का होता है ना, तो वो ब्लड कहां पे बन रहा है? यहीं पे बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? रक्त का निर्माण हो रहा है, और रक्त के निर्माण को कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं बेटा? हीमोपोइसिस। नाम को तोड़ के मतलब भी निकाल सकते हो। देखो कैसे बेटा, हीम का मतलब होता है ब्लड, हीम का मतलब होता है ब्लड, और पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण। इसीलिए हमने रक्त के निर्माण को क्या वर्ड दे दिया? हीमोपोइसिस। तो कोई पूछे हीमोपोइसिस कहाँ हो रहा है? आपके शरीर की जितनी लंबी हड्डियां हैं, जैसे हाथ पैर की हड्डियां, जैसे ये जो प्लेट जैसी स्कैपुला रखी है यहाँ पे, इन हड्डियों के अंदर जो लाल अस्थि
मज्जा है, रेड बोन मैरो है बेटा, वो हीमोपोइसिस कर रहा है, मतलब आपका रक्त का निर्माण कर रहा है। रक्त का निर्माण करने का क्या मतलब, आपकी आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट, जो हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं, वो यहाँ पे बन रही हैं। तो तुम बोलोगे कि मैम ये पीला अस्थि मज्जा क्या कर रहा है, ये तुम्हारे खराब दिनों के लिए रखा हुआ है। मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही ब्लड लॉस हो गया, उतना ब्लड मेरा लाल अस्थि मज्जा नहीं बना पा रहा, उस टाइम पे ये पीला अस्थि मज्जा बेटा लाल में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड बनवाता है। ठीक है, तो ये वाला इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है, इमरजेंसी के टाइम पे हीमोपोइसिस करने में, रक्त का निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, अब बेटा तुमने सोचा होगा, ऐसे तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि मैम आप ही कह रहे थे कि जब भी संयोजी ऊतक का नाम लेना है तब दिमाग में चल जाना चाहिए मैट्रिक्स, कोशिकाएं और तंतु। जो आधारी पदार्थ है और कोशिकाएं हैं और उसके अलावा तंतु हैं, तो इसका कहाँ पे है बेटा, बची हुई जगह पे। ये जो बची हुई जगह है ना, यहाँ पे बेटा, अब हमने तो ऐसे हड्डी को काट के देखा है, ये हड्डी को ऐसे काट के देखा है, वरना होगा तो ये चारों तरफ एक गुहा चल रही होगी जिसके चारों तरफ ये हड्डी गोल में है। ठीक है, तो चारों तरफ में उसके क्या चल रहा है बेटा, ऐसे आधारीय पदार्थ चल रहा है। उस आधारीय पदार्थ के अंदर, उस आधारीय पदार्थ के अंदर इसकी कोशिकाएं हैं, अस्थि कोशिका। ठीक है, अस्थि कोशिका भरी हुई है और यहीं पे बेटा इसी जगह पे सारे तंतु फैले हुए हैं, तंतु फैले हुए हैं। कौन से तंतु भर भर के डालोगे, कोलाजन तंतु, क्योंकि हड्डी बहुत ही हार्ड होती है, सख्त होती है, यानी कि उसके अंदर जो तंतु है वो कैसा होगा, कोलाजन तंतु होगा। तो अगर हम अस्थि के आधारी पदार्थ के बारे में लिखें, आधारी पदार्थ होगा इसके पास बेटा कोशिकाएं होंगी। ठीक है, और इसके पास बेटा तंतु होंगे, ये तीनों चीजें इसके पास भी हैं। लेकिन हमको हड्डी के इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके पहले हड्डी के बारे में कुछ वर्ड्स देके क्वेश्चन आता है बेटा, क्या, जो कि बहुत कॉमन है, तुम आराम से बता सकते हो। कैसे, अस्थि कैसी है बेटा, अस्थि सख्त है। सख्त होती है तो सभी को पता है, ऐसे तो नहीं ऐसे कि यार टूट गई, काफी सख्त है, तो सख्त वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, उसके अलावा सॉलिड है, लिक्विड या गैस तो नहीं है, पता ही है, सॉलिड है, समझ गए। अब आओ बेटा, ये अलचीली है, अलचीली है, इसमें लचीलापन नहीं होता, इंग्लिश में जिसको आप प्लाइएबल, नॉन प्लाइएबल कहते हो। तो हड्डी कैसी है, नॉन प्लाइएबल है, अलचीली है। ठीक है, सो हड्डी बेटा हार्ड है, नॉन प्लाइएबल है। ठीक है, सख्त है और अलचीली और सॉलिड है, ये तो आपको पता ही है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्यों बता रही होंगे, क्योंकि अस्थि और उपास्थि में कंफ्यूज कराया जाता है आपको कि इसकी कोशिकाओं का क्या नाम है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है, ये डिफरेंस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखोगे। अब आ जाओ बेटा, इसकी जो कोशिका है उसके बारे में करते हैं। इसकी कोशिकाओं का नाम है, अस्थि की कोशिकाओं का नाम है अस्थि कोशिका या अस्थि कण, यानी कि ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट कहते हैं इसकी कोशिका को। ये कुछ नहीं, ऑस्टियोसाइट आप अस्थि कोशिका को ही कह रहे हो बेटा, अस्थि कोशिका को ही ऑस्टियोसाइट कह रहे हो, यानी कि बोन की सेल को, बोन सेल, अस्थि कण एक ही बात है, बोन की सेल बोलो या ऑस्टियोसाइट बोलो। और तो और बेटा इसके आधारी पदार्थ के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन, जिसका नाम है ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना कि अस्थि के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन। ठीक है, और इसकी कोशिकाओं को कहते हैं अस्थि कोशिका या अस्थि कण, अस्थि कोशिका लिख देती हूं मैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें तंतु कौन कौन से भर के पाए जाएंगे, कोलाजन तंतु, कोलाजन तंतु, क्योंकि कोलाजन तंतु सख्त होता है, तो जो सख्त चीज होगी उसके अंदर कोलाजन तंतु भर के पाया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अभी भी ये सब चीजें आपको यहाँ पे और अगले चैप्टर में दोनों में हेल्प करेंगी। अपन कलर ले लेते हैं कुछ और, आ जाओ। ये देखो बेटा, ये दो लेयर दिख रही है तुमको, एक तो ये वाली
और एक बेटा ये वाली, ठीक है, जिसके बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ है। एक गुहा चल रही है उसकी लाइनिंग, और फिर बाहर पूरे अस्थि का कवरिंग है उसकी लाइनिंग, दोनों के बीच में ही तो मैट्रिक्स भरा हुआ है। एक खाली जगह है उसका नाम, और एक लास्ट में अस्थि है उसका नाम, और उसी के बीच में पूरा क्या भरा हुआ है बेटा, ये आधारी पदार्थ, उसी में सेल्स है, उसी में फाइबर्स है। अंदर वाली इसको कहते हैं बेटा एंडोस्टियम, एंडोस्टियम, और बाहर वाली को कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरी मतलब परिधि पे हो, जो सतह पे हो, जो बाहर हो। एंडो मतलब आंतरिक, तो अंदर में जो कवरिंग है उसको एंडोस्टियम, बाहर की जो लाइनिंग है उसको पेरिओस्टियम। तो ये क्वेश्चन आता है कि आधारी पदार्थ कहाँ पे भरा हुआ है, तो एंडोस्टियम और पेरिओस्टियम के बीच में भरा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब मैं इसी को आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये एरिया आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो, ये मान लिया बेटा एंडोस्टियम है, ये मान लिया पेरिओस्टियम है, इसके अंदर पूरी गुहा चल रही है ऐसे गोल में, और इसके बाहर पूरी ऐसे हड्डी चल रही है, हमने छोटा सा सेक्शन काट लिया। तो ये क्या है बेटा, एंडोस्टियम। ऑस्टियम वर्ड कल भी बताया था, हड्डी के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या है बेटा, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम, पेरी का मतलब होता है परिधि, जो बाहर हो, सतह पे हो, और एंडो का मतलब होता है आंतरिक, जो अंदर साइड पे हो, ठीक है, ये हो गया। अब आओ बेटा, इसकी कोशिका, इसमें पहले आधारी पदार्थ लगा देते हैं, ये लो, ये आधारी पदार्थ है, ठीक है, तो यही लिखती हूँ। इसका जो आधारी पदार्थ है, यानी कि इसका जो मैट्रिक्स है बेटा, इसके अंदर ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, इसीलिए इतनी सख्त है। जैसे इनऑर्गेनिक, जैसे बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक वो पदार्थ होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। उसके अलावा जब भी एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे रसायन किधर आते हैं, इनऑर्गेनिक की तरफ आते हैं। तो बाकी सब हमारे टिश्यूज में ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, पर बोन के अंदर इनऑर्गेनिक पदार्थ भी होता है, जिससे ये इतनी सख्त होती है। जैसे कि कुछ सॉल्ट भरे हैं कैल्शियम के, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कुछ सॉल्ट्स भरे हैं इनऑर्गेनिक हमारी हड्डियों के आधारी पदार्थ में, यहाँ पे फैले हुए हैं, जिसकी वजह से हड्डी इतनी हार्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है बेटा, मैट्रिक्स बना दिया, अब इसके तंतु बना देते हैं, ये लो तंतु कहीं कहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। ये तंतु कौन से होंगे, कोलाजन तंतु भर भर के पाए जाते हैं इसके अंदर, कोलाजन तंतु काफी ज्यादा है, ठीक है। अब बेटा मान लिया कि मैट्रिक्स है, इसी को देखना कैसे बनाएंगे। इस मैट्रिक्स को पकड़ के मैंने ऐसे शीट्स के फॉर्म में घुमा दिया, परत के फॉर्म में। ये परत किसकी है, मैट्रिक्स की है। अब तुमने क्या किया है, ये जो हड्डी है इसको ऐसे ना काट के बेटा ऐसे काट दिया है। इस हड्डी को तुमने ऐसे काटा, ऐसे नहीं काटा, ऐसे काटा, और झांक के देख रहे हो तो बीच में गुहा है, बाकी पूरी हड्डी है जिसमें इसके समान है। तो एक बात बताओ कि जो चीज तुमको यहाँ से ऐसे झांकने पे दिख रही है वो पूरे लंबाई में चल रही होगी, तो बेटा ये जो शीट है मैट्रिक्स की ऐसे लंबाई में चल रही है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की शीट ऐसे लंबाई में चल रही है। जो आधारी पदार्थ है उसको मैंने पूरा फैला के ना, ये जो फैलाया है ये आपको समझाने के लिए बस बताया है कि इसके अंदर क्या है। इसका जो आधारी पदार्थ है इसको फैलाते नहीं है, चलो अभी करो, इसको फैलाते नहीं है। इसको फैलाने के लिए जगह हमने क्या किया, इसकी इस आधारी पदार्थ की ऐसे शीट बना दी गोल गोल, जैसे ये पेपर है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया, गोल इसकी शीट बना दी बेटा, ये देखो ऐसे शीट बना दी, ठीक है। और ऐसी शीट यहाँ पे लगा दी, ये शीट ऐसे लगा दी, तो इस तरह करके इसका आधारी पदार्थ घूमा रहता है। अब देखो आधारी पदार्थ कई सारी ऐसी शीट बनाता है, एक के अंदर एक,
फिर ये रहा आधारी पदार्थ, आधारी पदार्थ की शीट, आधारी पदार्थ की शीट, मैट्रिक्स की शीट। ये फिर करो मैट्रिक्स की शीट, मैट्रिक्स की शीट, मैट्रिक्स की शीट, मैट्रिक्स की शीट। ऐसे करके इसके अंदर मैट्रिक्स चलता है, आधारी पदार्थ चलता है शीट्स के फॉर्म में। इनको कहते क्या है बेटा? इनको कहते हैं, इन परत को कहते हैं, ये किसकी परत है? आधारी पदार्थ की परत है। पहला क्वेश्चन, ये आधारी पदार्थ की परतें हैं। इनको कहते हैं बेटा लैमेली। क्या कहते हैं? लैमेली। इनको कहते हैं लैमेली। ठीक है, लैमेली क्या है? गोल चल रहे हैं जो चक्कर परतों के, आधारी पदार्थ की परतों के, उन्हीं को हमने नाम दे दिया है लैमेली। ठीक है, सन केंद्रित वृत्त कहते हैं इसको, सन केंद्रित वृत्त। ये देखो सन केंद्रित है ना, ऐसे बार बार कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स चल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी सन केंद्रित सर्कल के फॉर्म में कुछ शीट्स हैं, कुछ परतें हैं जो कि चल रही हैं मैट्रिक्स की, उनको ही हम लैमेली कहते हैं। अब इनके सेल्स कहाँ है? इनके सेल्स बेटा इसी के ऊपर टिके हुए हैं। ये रही सेल, ये रही सेल, ये रही सेल। इस तरह करके बेटा इसके ऊपर सेल्स लगी हुई हैं। ठीक है, और सेल को क्या बुलाते हैं? बोन की सेल को क्या बुलाते हैं? अभी तो किया तुमने, ऑस्टियोसाइट बुलाते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये है अस्थि कोशिका या अस्थि कण, बोन की सेल। बेटा तुमको यहां से ही पता चल रहा है कि जो अस्थि कोशिका है ये स्टार के शेप की होती है, तारे जैसी संरचना होती है इसकी, स्टार शेप, तारे जैसी संरचना होती है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया। सबके ऊपर ऐसे ही चलेगा। और तो और तुम देखोगे तो मैंने सबसे अंदर वाली जो सर्कल चल रही थी, एक संकेंद्रित वृत्त जो सबसे अंदर का चल रहा था, उसके ऊपर बेटा सेल नहीं बनाई है। क्यों? इस वाली नलिका को कहते हैं बेटा हैवर्शियन नलिका, हैवर्शियन नाल, हैवर्शियन नाल। और ऐसे हैवर्शियन नाल और संकेंद्रित वृत्त की लैमेली के इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं हैवर्शियन तंत्र, हैवर्शियन तंत्र। ठीक है, ये हैवर्शियन तंत्र। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस में, कौन सी ऊतक में हैवर्शियन तंत्र पाया जाता है? अस्थि के अंदर हैवर्शियन तंत्र पाया जाता है, जिसमें कई सारे ऐसे संकेंद्रित वृत्त होते हैं जो कि एक्चुअल में मैट्रिक्स के आधारी पदार्थ की शीट्स हैं, परतें हैं, उन्हीं को हम लैमेली कहते हैं। और उनकी सबसे अंदर में चल रही है, बीच बीच में चल रही है हैवर्शियन नाल। इस हैवर्शियन नाल के अंदर क्या इस पे सेल क्यों नहीं बनाई बेटा? क्योंकि इस नाल के अंदर अपना रुधिर वाहिनी, अपनी लसिका वाहिनी और अपनी तंत्रिका चल रही है। ठीक है, क्या क्या चल रहा है हैवर्शियन नाल के अंदर? रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी, और क्या चल रहा है बेटा? लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी, और क्या चल रहा है? तंत्रिका। इन तीनों का सप्लाई पहुंचाया गया है इसके अंदर। वो भी ऐसे लंबे लंबे में चल रहे हैं, वो तो हमने काट दिए तो हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम, बीच में सारा सामान है। पहला आधारी पदार्थ वो संकेंद्रित वृत्त के फॉर्म में है, जिसको हम लैमेली कहते हैं। उन परतों को, उन संकेंद्रित वृत्त की परतों को लैमेली कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोलाजन तंतु भरे हुए हैं, और इसकी जो कोशिकाएं हैं, अस्थि कोशिका, ऑस्टियोसाइट, वो एक तो तारे की संरचना की होती है और वो इस लैमेली के ऊपर लगी हुई है। सबसे अंदर चल रही है हैवर्शियन नाल, जिसके अंदर रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिका का सप्लाई पहुंचाया गया है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब आते हैं बेटा इस अस्थि कोशिका के बारे में थोड़ा अलग से करते हैं, इसको बड़ा बना के देखते हैं। किस शेप की होती है? तारे के शेप की, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया इसको। ये लो, ये एक अस्थि कोशिका है, एक अस्थि कण है, और ये उसका केंद्रक। ठीक है, ये क्या बनाया तुमने? ये बनाया तुमने अस्थि कोशिका। ठीक है, अब बेटा ये जो अस्थि कोशिका थोड़ी सी स्पेशल है। हमने हर अस्थि कोशिका के लिए एक स्पेशल रूम
रूम रखा है, एक अलग कमरे में एक अस्थि कोशिका को बिठाया है। इनफैक्ट हर अस्थि कोशिका सिंगल सीटर रूम में रहती है, किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करती। तो एक कमरे में एक अस्थि कोशिका होगी। ये लो, इसका कमरा बना देती हूँ। और हम ठहरे थोड़े से कंजूस, जिसकी वजह से हमने बड़ी जगह बचाते हुए इसके लिए कमरा बनाया है। ऐसे बनाया कि हमारी जगह भी वेस्ट ना हो और इसके सारे हाथ पैर जो फेंके हुए हैं वो भी कमरे के अंदर आ जाए। तो ये बाहर तुमने क्या बनाया है बेटा, इसको कहते हैं लैकुनी। लैकुना बोलो या लैकुनी बोलो, एक ही बात है, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है, उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये अंदर बनाया है आपने अस्थि कोशिका, और अस्थि कोशिका किसके अंदर चल रही है, लैकुनी के अंदर चल रही है। ये लैकुनी क्या है बेटा, खाली जगह है, एक खाली कमरा है जिसके अंदर आपने एक एक अस्थि कोशिका को बिठाया है। और तो और ये जो खाली जगह, कमरे की ये जो गली निकल रही है ना सारे तरफ, कमरे की गली को कहते हैं कैनाली कुलाई। कैनाली कुलाई कहते हैं। याद रखना, कमरे की गली को कैनाली कुलाई कहते हैं, ना कि अस्थि कोशिका का जो पार्ट बाहर आ रहा है, नहीं। अस्थि कोशिका तो तारे की संरचना की है, हमको पता है। इसकी संरचना कैसी है, तारे की संरचना है इसकी। तो तारे की संरचना होने की वजह से इसके जो हाथ पैर बाहर निकल रहे थे, उसके लिए हमने जो गली बनाई है उसको कहते हैं कैनाली क्यूलाई। कैनाली क्यूलाई का मतलब होता है गली, ठीक है, पतली पतली गली बनाई, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, अब कंफ्यूज नहीं करना है। ये लैकुनी है और पीछे लैमेला था, लैमेला और लैकुना, लैमेली या लैकुनी कुछ भी कह लो। तो ये लैमेली है, वो लैकुनी है, ठीक है, वो जो कमरा है। इतनी बात हो गई। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये हैवर्शियन नाल जो चल रही है उसमें ऐसे मान लो लंबी लंबी रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी सब चल रही है, तो क्या अब यहाँ पे भी चलेगी तो हम बीच बीच में से उसको काट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं ना कहीं तो हमारा पूरा ब्लड आपस में कनेक्टेड है, तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई होंगी। कैसे कनेक्ट होती हैं वो देखो, ये देखो बेटा, ये एक हैवर्शियन नाल चल रही है, अब लंबे में देख रहे हैं, तब तो काट के देख रहे थे, अब लंबे में देख रहे हैं, लंबाई में काट के देख रहे हैं। ये दूसरी हैवर्शियन नाल चल रही है और दोनों ही हैवर्शियन नाल आपस में जुड़ी होती है। देखो ऐसे हैवर्शियन नाल सारी के सारी आपस में जुड़ी है, तो इसीलिए तुमने यहाँ पे जो रुधिर वाहिनी का सप्लाई पहुंचाया था और यहाँ पे जो पहुंचाया था वो ये लो आपस में कनेक्टेड हो गया। इसी तरह सारे सप्लाई आपस में इसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये वाइट कलर से आपने क्या बनाया है, हैवर्शियन नाल। और बेटा दो हैवर्शियन नाल जिस नाल से कनेक्टेड हैं इसको कहते हैं वोकमैन नाल। वोकमैन नाल, तो दो हैवर्शियन नाल आपस में वोकमैन नाल से जुड़ी होती हैं और हैवर्शियन नाल और वोकमैन नाल दोनों के अंदर ही रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और तंत्रिकाएं चल रही हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, इसका शेप कैनालिकुलाई लैकुनी ध्यान रखना है और इस हैवर्शियन तंत्र के बारे में ध्यान रखना है। और उसके पहले आपने किया है लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा, कहाँ पे अभी हीमोपोइसिस हो रहा है, कहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में होगा, इस ओसिन प्रोटीन के बारे में ध्यान रखना है। कोलाजन तंतु भर के पाए जाते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। और अस्थि अपनी सख्त और अलचीली होती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको अस्थि के बारे में पूछी जाएंगी इसी चैप्टर से, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आता है बेटा उपास्थि। उपास्थि में छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो लिखवा देती हूँ जो आपको पूछी जा सकती हैं। ये देखो, अगला लिख देती हूँ थोड़ा सा उपास्थि के बारे में। इसके बारे में लिखूंगी तो आपको वैसे भी दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। उपास्थि भी क्या है बेटा, एक विशिष्ट के अंदर कंकालीय संयोजी ऊतक में आता है। कंकालीय है, संयोजी ऊतक है। तो सबसे पहले तो ये एक संयोजी ऊतक है, दूसरा ये स्पेशल काम कर रहा है, तीसरा ये कंकाल बनाने का काम कर रहा है। तो 3 वर्ड हो गए इसके लिए। दूसरा आ जाओ बेटा, इसके पास भी आधारी पदार्थ होगा।
आधारी पदार्थ होगा। और इसका जो आधारी पदार्थ है उसमें कुछ नहीं करना तुम्हें कि इसके अंदर भी इनऑर्गेनिक रसायन भरे हुए हैं, नहीं, वो सिर्फ हड्डी के लिए करना होता है। हाँ, लेकिन इसके आधारी पदार्थ में जो प्रोटीन है उसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन, तो ये हो गया। अस्थि में ओसीन प्रोटीन और उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इसकी जो सेल है, कोशिका है, उसके बारे में करो। इसकी जो कोशिका है उसको क्या कहते हैं? इसकी कोशिका को कहते हैं बेटा उपास्थि कोशिका या उपास्थि कण, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट, जैसे हड्डी के लिए, अस्थि के लिए ऑस्टियो वर्ड यूज होता था, वैसे ही उपास्थि के लिए यानी कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो वर्ड यूज होता है। कॉन्ड्रो वर्ड जब भी आए मतलब हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट यानी उपास्थि कण, ठीक है, इसकी सेल को बोलेंगे। और उसके अलावा फिर इसके तंतु की अगर हम बात करें बेटा, तो ये थोड़ा सा लचीला होता है। ये देखो, ये रहा तुम्हारा उपास्थि, ये एक उपास्थि है जो कान में जहाँ पे बाली पहनते हैं, ये भी एक उपास्थि है यहाँ नाक के एकदम नोक पे। तो ये जो उपास्थि है ये तो लचीली है ना। अगर लचीली है तो तुमने इसमें कौन से तंतु भरे होंगे? इलास्टिक तंतु भरे होंगे, इसलिए इसके अंदर इलास्टिक तंतु भी पाए जाते हैं काफी मात्रा में, तभी तो ये लचीली है। और इसीलिए तुमको पता चला कि तुम उपास्थि के लिए क्या क्या कह सकते हो। जैसे वहां पे सख्त कहा था, यहाँ पे सख्त नहीं कहोगे, ये सख्त नहीं है। लेकिन जैसे वो सॉलिड था वैसे सॉलिड तो बेटा ये भी है, लिक्विड गैस तो नहीं है ना, तो क्या बोलोगे कि ये कैसी है? सॉलिड है। साथ में उसके लिए तुमने बोला था अलचीली है, बट ये तो बेटा लचीली है। इसमें तो देखो ऐसे हम इसको मोड़ तोड़ रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? लचीली है। बट बेटा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तुम इसको रबर बैंड की तरह घुमा तो सकते हो लेकिन स्पंज की तरह दबा नहीं सकते कि ऐसे दबाएंगे वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। यानी कि ये कंप्रेस नहीं होता, दबता नहीं है, यानी कि बेटा ये दबाव को रोकता है, ये दबता नहीं है बेटा। इट रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेस होने को नहीं देता अपने आप को। हाँ, घूम सकता है, रबर बैंड की तरह तुम इसे घुमा सकते हो क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक तंतु हैं, लेकिन तुम इसको स्पंज की तरह दबा नहीं सकते कि वापस से दब के अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये बेटा सॉलिड, लचीला और दबाव को रोकता है, ठीक है, दबने नहीं देता अपने आप को। ये वाली बात हो गई। अब बस एक और लास्ट बात, जैसे तुमने वहां पे कमरा बनाया था ना जिसको तुमने लैकुना कहा था, वैसे यहाँ पे भी कमरा होता है, तो इसके पास भी बेटा लैकुना है, यानी कि कमरा है। बट यहाँ पे तुम एक कमरे में एक उपास्थि कण से लेके 4 उपास्थि कण तक रख सकते हो, यानी सिंगल सीटर, डबल सीटर से ट्रिपल शेयरिंग से 4 शेयरिंग कर सकते हैं ये सारे सेल्स आपस में। यानी कि लैकुना के अंदर, एक लैकुना के अंदर 1 से 4, 1 से लेके 4 उपास्थि कोशिका रह सकती हैं, ठीक है। तो तुमको डिफरेंसेस भी साथ में पता चल गए, क्या क्या डिफरेंस? ओसीन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, कोलाजन तंतु, इलास्टिक तंतु, एक लैकुना में एक ऑस्टियोसाइट, एक लैकुना में 1 से लेके 4 कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस। वो कैसा था? सख्त था, ये सख्त नहीं है बेटा, ये सख्त नहीं है, सख्त नहीं है, ध्यान रखना, ये नर्म है, ठीक है। वो सख्त था, वो भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड है। वो अलचीला था, ये लचीला है। वो दबाव की वहां पे हमने कोई बात नहीं की थी, अरे भाई सख्त है तो दबाव तो नहीं होगा, कंफ्यूजन तो इसमें आएगी, तो ये दबाव को ये भी नहीं होने देता बेटा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है उपास्थि के बारे में। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका संयोजी ऊतक, जिसमें आपने किया ढीला संयोजी ऊतक, जिसमें आपने सीखा अंतरालीय संयोजी ऊतक और वसा संयोजी ऊतक, उसका स्ट्रक्चर, वो कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं। दूसरा आपने
पढ़ा बेटा सघन संयोजी ऊतक, जिसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, सघन अनियमित जो आपके स्किन के नीचे डर्मिस में पाया जाता है, और बेटा सघन नियमित जिसमें आपने कंडरा और स्नायु के बारे में पढ़ा। और तीसरा आता है विशिष्ट संयोजी ऊतक, जिसके अंदर आपने कंकालीय संयोजी ऊतक के अस्थि और उपास्थि के बारे में थोड़ा सीखा है, और तरल संयोजी ऊतक के बारे में आप आगे परिसंचरण तंत्र में पढ़ोगे। नेक्स्ट अपन करेंगे इस लेक्चर के बाद, अगला लेक्चर करेंगे अपन पेशी ऊतक के बारे में, ठीक है। आई रियली होप कि आप लोग को ये सारा मैटर क्लियर हो गया होगा संयोजी ऊतक के बारे में। स्टिल किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको लिख लिख के अच्छे से याद करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इस नोट से आपके सारे प्रीवियस ईयर के नीट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।